तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिसने अपनी दूसरी ही फिल्म से महेश बाबू जैसे एस्टेब्लिश सुपरस्टार को धूल चटा दी। अपने करियर की दूसरी ही फिल्म से रामचरण ने एसएस राजामौली के साथ मिलकर इंडस्ट्री हिट दी। उस टाइम पे मगधीरा तेलुगु सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसने रामचरण को रातों रात मास सुपरस्टार बना दिया। मगधीरा के बाद से चरण की फैन फॉलोइंग ऐसी बढ़ी कि डोरेमोन के शहर यानी कि जापान में चरण के नाम की बिस्किट्स बिकने लगी। और 2018 में जब रंगस्थलम आई तो इस फिल्म में उन्होंने चिट्टी बाबू के कैरेक्टर में जिस कानिया यानी कि बहरे का कैरेक्टर प्ले किया, इस कैरेक्टर में उनकी बॉडी लैंग्वेज, इनोसेंस और गांव की खड़ी बोली का तरीका बिल्कुल नेचुरल लगा। फिल्म का इमोशनल ग्राफ और उनका गुस्से वाला अवतार उनकी रेंज को एक अलग ही लेवल पे ले गया और इसीलिए इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर में मिला। और रंगस्थलम जैसी फिल्मों ने प्रूव कर दिया कि रामचरण एक नेपो प्रोडक्ट होने के बावजूद ऋतिक या शाहिद की तरह टैलेंटेड एक्टर है। So I know the art. I wouldn't have been sustained for 14 years if I was not doing something good for myself and not just my dad. So everybody has to. Maybe there'll be a stepping stone for a good platform to step onto. But after that, you have to continue this journey. If not, if I was a normal person, I will not spend 100 rupees or 500 rupees on somebody who I think is somebody's son. लेकिन मगधीरा के 13 साल बाद जब रामचरण ने एक बार फिर से दोबारा 3 साल तक राजामौली के यहाँ मजदूरी की और फिल्म आई RRR, तो अगेन इस फिल्म में रामचरण को वो ड्यू क्रेडिट मिला जो इतने सालों से एज अ पेंडिंग पैन इंडिया स्टार उनको मिलनी चाहिए थी। इस फिल्म में उन्हें तेलुगु सुपरस्टार से ग्लोबल आइकॉन बना दिया। RRR ने दुनिया भर में 1200 करोड़ प्लस का बिजनेस किया और हर जगह बस एक ही नाम गूंजा, रामचरण। अपने थॉर भैया यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद कहा कि वो रामचरण के साथ काम करना चाहते हैं। He would want to collaborate with the next action. Who would that be? I just watched Triple R recently, and I thought the film was incredible. And I know, sorry, I'm like I can't remember the two actors' names. Ramcharan and Julian and That's right. Yeah, those guys are amazing. So if I was so lucky to work with them, then it'd be fantastic. इवन आज भी जापान में रामचरण की ऐसी फैन फॉलोइंग है कि अभी पेद्दी देखने के लिए मसाई और क्रिस नाम के 2 जापानीज हैदराबाद आए। देखो, रामचरण के रेज्यूमे में हर वो टैलेंट प्रेजेंट है जो कि एक सक्सेसफुल एक्टर में होना चाहिए। डांस, एक्टिंग, लुक्स एंड कॉन्फिडेंस। लेकिन आज कंडीशन ऐसी है कि RRR को आए 4 साल हो गए। एक बार विकिपीडिया का बटन खोल के रामचरण की अगर फिल्मोग्राफी देखें तो 4 साल हो गए हैं, लेकिन इस बीच आचार्य, गेम चेंजर और पेद्दी, मतलब रामचरण ने अपने फैंस एंड ऑडियंस को पिछले 4 सालों में अगर कुछ दिया है तो वो फ्लॉप्स एंड डिजास्टर एंड एवरेज फिल्मों की बरसात ही है। राजामौली कर्स इज रियल ब्रो। तो क्या मान ले कि यहाँ से रामचरण का करियर बिल्कुल खत्म, खलास, टाटा, गुड बाय? अब वो फ्यूचर में कभी भी एक पैन इंडिया स्टार के हेवी वेट चैंपियन का बेल्ट नहीं पहन पाएंगे, या फिर से RRR जैसा कोई मिरेकल होगा? तो हम उनकी अपकमिंग फिल्मों पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले रामचरण के राइज पे बात करते हैं कि एक फिल्मी फैमिली से आने के बावजूद एक प्योर नेपो किड जो कि चांदी के चम्मच और सोने की पालकी में पैदा होता है, वो पावर स्टार से ग्लोबल स्टार कैसे बनता है? तो रामचरण के पापा खुद मेगा स्टार चिरंजीवी हैं और उनकी मां सुरेखा कोंडनीला फेमस कॉमेडियन एंड एक्टर अल्लू रामालिंगम की बेटी और अल्लू अर्जुन के फादर अल्लू अरविंद की बहन है। तो रामचरण पूरी जगन्नाथ की फिल्म चिरुता से 2007 में डेब्यू करते हैं। एक स्टार किड की तरह उन्हें मास एलिमेंट, एक्शन और डांस के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें बिल्कुल पास भी हो जाते हैं। फिल्म का प्रमोशन खुद चिरंजीवी और पवन कल्याण ने किया होता है, इसलिए फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म फॉर अ डेब्यू एक्टर भी बनती है और अपनी पहली ही फिल्म से उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल जाता है। लेकिन उनके करियर की असली टर्निंग पॉइंट उनकी दूसरी फिल्म साबित होती है, जब उनकी लाइफ में एसएस राजामौली एंट्री लेते हैं और 2009 में उन्होंने रामचरण के साथ मिलकर एक प्योर एक्सपेरिमेंटल फिल्म दी होती है, मगधीरा। गाइस, एआई का जमाना है और ऑलमोस्ट सभी जगह पे एआई यूज हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन से लेके एवरीडे टास्क तक एआई हर जगह घुस चुका है और अब तो ट्रेडिंग में भी आ चुका है। मैं पर्सनली पॉकेट ब्रोकर पे ट्रेड करता हूँ और रिसेंटली मैंने देखा कि उन्होंने एआई ट्रेडिंग फीचर ऐड करा, जिसके बाद से पूरी की पूरी प्रोसेस एकदम सिंप्लीफाइड हो चुकी है। बोले तो एकदम मक्खन। आपको बस एक बटन दबाना है और इनका एआई डिटरमाइन करेगा ट्रेड की डायरेक्शन, टाइमिंग, और ये खासकर उनके लिए बहुत अच्छा है जो कॉन्स्टेंटली घंटों तक चार्ट्स देखते हुए बैठ नहीं सकते। ये प्लेटफॉर्म ऑफर करता है 130 से ज्यादा एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो, स्टॉक, करेंसी, इंडाइसेस, सब कुछ 24/7 डेज चलता है। ऊपर से ट्रेड के ऊपर पोटेंशियल रिटर्न 92% तक जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये डेली टूर्नामेंट्स भी होस्ट करते हैं विद प्राइज पूल्स और आपको आपकी एक्टिविटी के लिए एक्स्ट्रा बोनसेस भी मिल सकता है, जैसे कि कैशबैक्स हो गया या फिर रिस्क फ्री ट्रेड हो गया। तो अगर आप भी ट्रेडिंग ट्राई करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी मगजमारी कौन करे, ऊपर से इतना रिस्क, तो पॉकेट ब्रोकर आपका काम बिल्कुल ही आसान कर देगा। इस प्लेटफॉर्म की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप साइन अप करके एआई ट्रेडिंग जरूर से टेस्ट करना। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आपको पहले ही डिपॉजिट पे 100% बोनस मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही है। मगधीरा, जिसकी स्टोरी खुद राजामौली के बाबूजी यानी कि वी विजेंद्र प्रसाद ने लिखी होती है। सिर्फ 35 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में 100 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया होता है।
और महेश बाबू की पोकरी के 3 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया होता है। इवन ये फिल्म 1000 डेज तक थिएटर्स में लगी रहती है। इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े होते हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए भी होते हैं। मगधीरा उस टाइम पे साउथ इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनती है। फिल्म को 6 फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड्स और बेस्ट कोरियोग्राफी के अलावा 57th नेशनल अवार्ड और नंदी सिने अवार्ड्स भी मिलते हैं। एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी ये फैंटेसी एक्शन फिल्म एक हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर होती है। काल भैरव के कैरेक्टर में रामचरण की हॉर्स राइडिंग स्किल्स और स्वॉर्ड फाइटिंग ने पूरे साउथ इंडिया में तहलका मचा दिया होता है। इस फिल्म ने 140 करोड़ प्लस के ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन किया होता है, जो कि इस दौर में तेलुगु सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क होता है। और इसी फिल्म ने उन्हें रातों रात बड़े स्टार्स की लीग में लाके खड़ा कर दिया होता है। खुद रजनीकांत ने रामचरण को अप्रिशिएट किया होता है। అది చిరుత కాదు, చిరుత పులి కాదు, పెద్ద పులి. ఆయన వచ్చి ఇంత బాగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుండేది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ రామ్ చరణ్ వచ్చి ఒక 70 పిక్చర్లో ఒక హీరో యాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎలాగ యాక్ట్ చేస్తారో, డాన్స్ కానీ, ఫైట్ కానీ, డైలాగ్ కానీ, ఎమోషనల్ కానీ ఫస్ట్ పిక్చర్ నుంచి ఉంది. अल्लू अर्जुन ने भी कहा होता है कि ही इज गोना रूल द इंडस्ट्री। फिर 2012 में आती है बेटिंग राजा, जो कि गोल्ड माइंस को मिलियंस ऑफ व्यूज दिलाती है और हिंदी वर्ल्ड में ऑडियंस से रामचरण को तगड़ा प्यार मिलता है। फिर जाके आती है येवाडू एंड ध्रुवा, और ध्रुवा तमिल फिल्म थानेवी ओरोम की ऑफिशियल रीमेक होती है, जहाँ पे रामचरण ने एक बहुत ही शार्प, फोकस और डिसिप्लिन आईपीएस के कैरेक्टर निभाया होता है, जो कि एक शातिर क्रिमिनल माइंड के खिलाफ दिमागी जंग लड़ता है। इस फिल्म में रामचरण ने अपने रेगुलर लाउड मास अवतार को छोड़ के एक नया सीरियस और कैलकुलेटेड परफॉर्मेंस दिया होता है। Organized crimes such as political, white-collar crimes and financial crimes. All the best. Dhruva has one more honor to receive, a special award for his overall best probation of the batch. बट 2018 में आती है रंगस्थलम। इससे पहले रामचरण ने कोई कमर्शियल हिट फिल्म नहीं दी होती, लेकिन उन पर यह थप्पा लगा होता है कि वो ज्यादातर कमर्शियल एक्शन ड्रामा ही करते हैं। लेकिन रंगस्थलम के डायरेक्टर सुकुमार ने उन्हें एक बिल्कुल ही देहाती और ऐसे लड़के की तरह पेश किया होता है जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड यानी कि बहरा होता है। एक कमर्शियल सुपरस्टार के लिए अपने करियर के पीक पे ऐसा फ्लॉड कैरेक्टर चूज करना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, बट इस रोल ने उनकी एक्टिंग रेंज को दुनिया के सामने लाया होता है और उन्हें एक बहुत बड़े एक्टर की तरह एस्टेब्लिश भी किया होता है। चिट्टी बाबू के कैरेक्टर में रामचरण ने जो इमोशनल डेप्थ दिखाई होती है, फिर चाहे वो उनका हसीन अंदाज हो, उनका भोलापन हो, या फिर फिल्म के सेकंड हाफ में अपने भाई के लिए उनका रोना और गुस्सा होना, इन सारे इमोशनल डेप्थ ने ऑडियंस को हिला कर रख दिया होता है। हर बड़े क्रिटिक ने इससे उनके करियर की नेशनल अवार्ड वर्दी परफॉर्मेंस कहा होता है। और ये फिल्म सिर्फ क्रिटिकली हिट नहीं थी, बल्कि एक नॉन बाहुबली रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में 220 करोड़ प्लस का ग्रॉस बिजनेस किया था, और इस फिल्म ने प्रूव कर दिया था कि रामचरण बिना किसी फैंसी डिजाइनर कपड़े, फॉरेन लोकेशंस या फिर टिपिकल कमर्शियल गिमिक के बिना भी अपनी एक्टिंग और स्ट्रॉन्ग कंटेंट के दम पे पूरे बॉक्स ऑफिस को चला सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एस राजामौली ने जब रंगस्थलम में रामचरण की परफॉर्मेंस देखी थी, तभी वो पूरी तरह कन्विंस्ड हो गए थे कि आरआरआर के अल्लूरी सीतारामा राजू का कॉम्प्लेक्स और इंटेंस कैरेक्टर रामचरण से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। मतलब एक तरफ से चिट्टी बाबू का रोल ही उनके लिए ग्लोबल स्टारडम आरआरआर के रास्ते खोल के जाती है, लेकिन उसके 4 साल बाद आती है आरआरआर, और इस फिल्म से पहले किसी ने नहीं सोचा होता कि एक तेलुगु एक्टर को हॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स जैसे कि जेम्स कैमरून और स्टीवन स्पीलबर्ग से इतनी तारीफें मिलेगी। रामचरण के कैरेक्टर अल्लूरी सीतारामा राजू का जो इंटेंस ऑरा और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया होता है, खास करके उनका वो इंट्रो सीन, इसने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वेस्टर्न ऑडियंस एंड क्रिटिक्स को भी हैरान कर दिया होता है। रामचरण का यूएस में गुड मॉर्निंग अमेरिका जैसे बड़े टॉक शोज पे जाना और हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में स्पॉटलाइट पाना, ये उनके करियर की बहुत बड़ी माइलस्टोन होती है। देखो, रामचरण ने पहले भी जंजीर से बॉलीवुड में एंट्री की कोशिश की होती है, जो कि ज्यादा कामयाब नहीं रहती, लेकिन आरआरआर ने उन्हें हिंदी स्पीकिंग रीजन्स के घर घर के एक एक बच्चे तक पहुंचाया होता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी वॉइस उन्होंने खुद ही डबिंग की होती है, इसलिए उसे नॉर्थ में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसने उनके लिए एक बहुत बड़ा पैन इंडिया मार्केट भी खोल दिया होता है।
देखो आरआरआर के सक्सेस के बाद रामचरण कहीं ना कहीं उस हाइप को ठीक से कैपिटलाइज ही नहीं कर पाए। उन्हें 2.5 साल लगा दिए गेम चेंजर जैसे एक प्रोजेक्ट के लिए और कहीं ना कहीं रामचरण को जो पैन इंडिया स्टार की हाइप मिली थी उसको उन्होंने ऐसे ही गवा दिया। ऊपर से रंग छोड़ चुके डायरेक्टर एस शंकर के साथ जब गेम चेंजर आई तो वो फिल्म गंदी पिटी। देखो गेम चेंजर का पिटना सिर्फ एक फिल्म का फ्लॉप होना नहीं था बल्कि ये फिल्म रामचरण के लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जिसका उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ था और ये मौका उन्हें एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म के बाद मिली थी। गेम चेंजर के टाइम पे फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर का फोकस भी पूरी तरह से इस फिल्म पे था ही नहीं क्योंकि वो एट अ टाइम गेम चेंजर के साथ साथ इंडियन 2 दोनों पे काम कर रहे थे। मैंने 2 नाव की सवारी कर रहे थे और गुड्डू भैया ऑलरेडी कहते हैं कि 2 नाव पे चढ़ना मने मरना। और इस फिल्म के लिए एस शंकर ने मस्त अपनी वही 90s की खुद की 4-5 फिल्में देखी जैसे कि जेंटलमैन, इंडियन, मुधावलन, अन्नियन, शिवाजी वगैरह और इन सब में से थोड़ा थोड़ा उठा के बना दी गेम चेंजर। लेकिन नई ऑडियंस को यह आउटडेटेड प्रेडिक्टेबल फॉर्मूला बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। ऊपर से फिल्म भी कार्तिक सुब्बाराज ने बहुत पहले लिखी थी और पता है फिल्म का स्क्रीन प्ले स्टोरी गई सांडे का तेल लेने। मेकर्स ने पूरा पैसा मैसिव सेट्स, लेविश सॉन्ग, डांस सीक्वेंसेस इन सारी चीजों पे उड़ा दिए। फिल्म का म्यूजिक बजट 92 करोड़ का था और एक गाने पे 3 लोगों ने 25 करोड़ फूंक दिए थे। इन सब के बाद में एस शंकर ने खुद आकर माफी मांगी कि भैया आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद द आउटपुट ऑफ द गेम चेंजर, आई कुड हैव डिलीवर्ड अ बेटर प्रोडक्ट। मतलब अजीब क्यों दिया डायरेक्टर है भाई, जब आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं थे तो फिल्म नहीं लानी थी ना। आपने इस फिल्म पे 3-4 साल लगा दिए, 400 से 450 करोड़ का बजट खर्चा किया, फिल्म को पैन इंडिया फिल्म बोल के बेचा गया और फिल्म निकली टट्टी। और डायरेक्टर नहीं प्रोड्यूसर ने भी बाद में माफी मांग ली और कहा कि गेम चेंजर उनकी लाइफ की सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक में से एक थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एस शंकर जैसे इतने बड़े डायरेक्टर के साथ कभी काम ही नहीं किया था। प्रोड्यूसर ने बोला कि मुझे सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन करनी चाहिए। ऊपर से पता है फिल्म के एडिटर ने कहा कि रफ कट में गेम चेंजर 60 घंटे की फिल्म थी। अब बताओ 7 घंटे की फिल्म बनाओगे फिर उसे काट कूट के 2 घंटे 45 मिनट की फिल्म बना दोगे तो गुड़ का गोबर तो होगा। इसके बाद जाके इस फिल्म के नंबर्स इन्फ्लेट करने के भी इसके ऊपर एलिगेशंस लगे थे। मेकर्स ने बोला था कि फिल्म ने डे 1 में 186 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर पे आके बोला था कि फिल्म का प्रोड्यूसर दिल राजू सरासर झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है। इसे कहीं ना कहीं रामचरण को भी जम के ट्रोल किया गया था और इन सब में सबसे बड़ा लॉस कहीं ना कहीं रामचरण का ही हुआ था। उन्होंने ब्लाइंडली डायरेक्टर की हर बात मान ली थी, हाँ में हाँ मिला दी और हाँ में हाँ मिलाने से कई बार आप पड़ी लकड़ी लेने का काम करते हो। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर डार्लिंग मोना नहीं होती और हर डायरेक्टर राजा मौली नहीं होता। So that is the most challenging for me. मेरा डायरेक्टर सेटिस्फाइड है एक शॉट बनने के बाद, यस राम अच्छा किया, एंड देन ही मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई वांट टू सी दैट रिएक्शन। वो रिएक्शन के लिए हम वो तपन बढ़ता है। तो ये प्राचीन काल के आउटडेटेड डायरेक्टर्स पे आंख मूंद के रिलाई करना, कुछ भी स्टोरी चूज कर लेना, यही बात रामचरण जैसे पैन इंडिया स्टार को ले डूबी। आपको याद ही होगा कि जब उन्होंने अपने पापा के साथ मिलकर द आचार्य जाम की एक फिल्म की थी जिसके डायरेक्टर कोटाला शिवा थे। मतलब अगेन वही ओल्ड स्कूल नक्सलाइट वर्सेस करप्शन वाली थीम पे ये फिल्म आई थी और इस फिल्म पे भी ऑडियंस ने टांग उठा के मुंह दिया था। देखो रामचरण अपने सलमान खान की तरह नहीं है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता फ्लॉप फिल्मों से। एक टाइम पर शुरुआत में जब उनकी 2-3 फिल्में पिटी थी ना तो उन्होंने किसी से बात करना तक बंद कर दिया था, खुद को रूम में लॉक कर लिया था और सिर्फ अपनी माँ से मिलते थे। बट रामचरण के केस में एक और चीज क्या है ना कि फिल्मों में उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट या आउटपुट बिल्कुल ना के बराबर होता है। जैसा डायरेक्टर ने बोला बस वो हाँ में हाँ मिला देते हैं। वही तेलुगु से ही अल्लू अर्जुन जूनियर एनटीआर ये लोग स्क्रिप्ट, कोरियोग्राफी, एक्शन सीक्वेंसेस एंड ओवरऑल टेक्निकल पैकेज इन सारी चीजों पे इनकी नजर होती है। ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्री इनसाइडर्स नोट दैट चरण ऑपरेट्स प्राइमरीली एज अ डायरेक्टर्स एक्टर। ऊपर से रामचरण को वो भूला वाली बीमारी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। The funny thing is, he will forget the names. Yeah. One sec. What's his name? What's his name? No. He forgot. The most useless talent that you have. Like, you can't use it anywhere, but you have that talent. Forgetting. That's a talent. Forgetting is a talent. Do you remember my name? इसी वजह से कभी जसप्रीत बुमराह को फुटबॉलर बता देते हैं। And Jasprit Bumrah. जसप्रीत बुमराह जी, आई एम योर बिगेस्ट फैन। आई लव फुटबॉल एंड आप फुटबॉल को इतने आगे बढ़ा रहे हो। लव यू सर। कभी भोपाल को बिहार बोल देते हैं। हमारे बिहार के लोगों को, बिहार के लोग हम मेरे साथ हो आप। एक और गाना हमारे मूवी थीम सॉन्ग, हम सबके फेवरेट सॉन्ग सर, सुन सकते हो? बिल्कुल। थैंक यू बिहार। सर को बहुत सारा प्यार मिला था बिकॉज वहाँ बबुआ कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और ऑफ कोर्स सॉरी हमारे मध्य प्रदेश और भोपाल के लोगों को। आई नो बैक स्टेज हम मिले थे बहुत सारे लोगों से।
थैंक यू। Thank you so much. अब अगर बात करें पेद्दी की तो देखो गेम चेंजर के बाद रामचरण के पेद्दी या फिर RC16 को लेकर फैंस में क्रेज बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे था। डायरेक्टर बुच्ची बाबूसना और AR रहमान के कॉम्बो से सबको एक एपिक पाथ ब्रेकिंग रूरल स्पोर्ट्स ड्रामा की उम्मीद थी। गेम चेंजर की देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी उसका मैसेज स्ट्रक्चर और पेसिंग। पेद्दी में भी इन लोगों ने वही गलती दोहराई। फिल्म का रन टाइम 189 मिनट्स यानी कि 3 घंटे 9 मिनट थे, जो कि स्पोर्ट्स ड्रामा के हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच थे। फिल्म का पेसिंग भी काफी लूज है जिससे फर्स्ट हाफ ऑडियंस का पेशेंस टेस्ट करती है। नो डाउट फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, एक हिडन विलेज के अंडरडॉग एथलीट की कहानी, लेकिन बुच्ची बाबूसना ने स्क्रीन प्ले में बहुत कुछ एक साथ फिट करने की कोशिश की और पूरी फिल्म की वाट लगा दी। फिल्म कभी अंडरडॉग स्टोरी बनती ही नहीं, कभी लाउड मास कमर्शियल एक्शन बन जाती है तो कभी प्योर स्पोर्ट्स सागा। एक कंटिन्यूअस सॉलिड फ्लो ना होने की वजह से नैरेटिव बिल्कुल बिखरा हुआ लगता है। देखो रामचरण जैसे ग्लोबल स्टार से लोग प्रोग्रेसिव सिनेमा एक्सपेक्ट करते हैं, पर पेद्दी में वही पुराने कमर्शियल ट्रूप्स दिखते हैं। जानवी कपूर के साथ जो रोमांटिक ट्रैक और कोर्टशिप दिखाया गया है उसकी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा फिल्म को ट्रोल किया जा रहा है। अब भले ही डायरेक्टर इसके लिए माफी मांग चुके हैं, बाद में ऑब्सीन सीन्स भी हटाने वाले, बट फिल्म की तो किरकिरी ऑलरेडी हो चुकी है। जिस तरह से रोमांस के नाम पे इन चीजों को दिखाया गया है वो फैमिली ऑडियंस के लिए काफी ऑकवर्ड और अनकन्विंसिंग बन जाता है। फिल्म का बजट भी लगभग 250 से 300 करोड़। इतने बड़े कैनवस पे बनी फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे धूम मचानी चाहिए थी, पर घटिया स्क्रीन प्ले और मिक्स्ड वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इसका बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू पहले ही कुछ दिनों में प्रेशर में दिख रहा है। गेम चेंजर के डिजास्टर के तुरंत बाद एक और ऐसी फिल्म चूज करना है जिसमें स्क्रीन प्ले की कमियां साफ दिखती हो, ये रामचरण के पैन इंडिया स्टारडम के लिए एक रिस्की सेटबैक बन चुका है। तो अगर रामचरण तक ये वीडियो पहुंचती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप हर डायरेक्टर को राजा मौली और हर राइटर को विजेंद्र प्रसाद समझना बंद कर दो। आपको अगर फिल्म के बीच में कुछ भी ठीक ना लगे तो सवाल करो, इफ रिक्वायर्ड फिल्म की शूटिंग रोक दो। जूनियर NTR और नील का लफड़ा आपको याद होगा ड्रैगन के टाइम पे, मतलब क्रिएटिव डिफरेंसेस की न्यूज सामने आई थी। तो मैं रामचरण को फिर यही कहूंगा कि जब तक सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर ना लगे तब तक आगे मत बढ़ो। मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप फिल्म के हर एरिया पे अपनी नजर और सबर रखो, वरना ये लोग आपके स्टारडम को यूज करके फिल्में चलाने की पूरी कोशिश करेंगे और फ्लॉप होने के बाद माफी मांग लेंगे। देखो हो सकता है कि ऐसी फिल्में ओपनिंग शायद अच्छी ले, बट इवेंचुअली ये फिल्में डिजास्टर, एवरेज और मिक्स्ड रिव्यूज के बीच ही फंस के रह जाएंगी। तो भाई ये थी रामचरण की राइज एंड डाउनफॉल की पूरी कहानी। आप में से काफी सारे लोगों ने कल शॉर्ट्स पे इस वीडियो के लिए कमेंट किया था, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इत्तू सी भी पसंद आई हो तो लाइक करके हमें फ्री में सपोर्ट करके आगे बढ़ना। और हाँ गाइस, डिस्क्रिप्शन के लिंक फॉलो करके पॉकेट ब्रोकर के ऊपर साइन अप करो और मेरा प्रोमो कोड जरूर से यूज करो, जिससे कि आपको पहले ही डिपॉजिट पे 100% बोनस मिल जाएगा। तो लैडर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।